नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जलवा कायम है। असेंबली में के बाद ही आपको बता दें कि विधानसभा परिषद यानी कि एमएलसी चुनाव में भी उनकी अगुवाई में विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया है। बीजेपी ने 33 सीटों पर जीत हासिल की। केवल 3 सीटों पर बाहुबली उम्मीदवार उसका रास्ता रोकने में कामयाब रहे। लेकिन बीजेपी के मुफीद बात यह रही है कि अब विधान परिषद में उसका बहुमत होगा। 44 साल बाद उत्तर प्रदेश में करिश्मा हुआ है। बीजेपी के करिश्मे के साथ ही सपा के लिए यह चुनाव बड़ा झटका है। अखिलेश अपने गढ़ में ही अपनों को नहीं समझा सके, अपनों का विश्वास खो बैठे। ऐसे में इटावा में शिवपाल तो रामपुर में आजम खान ने ही उनके सारे जो गेम है वो उस पर पानी फेर दिया। चाहकर भी वो एक भी सीट अपने उम्मीदवारों को नहीं जिता सके। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का भाग्य 15 साल बाद 2017 में चमका था, लेकिन 5 साल सत्ता में रहने के बाद भी उसे विधान परिषद में बहुमत नहीं मिल सका था। इससे पहले भी बीजेपी राज्य की सत्ता में रही, पर परिषद में कभी बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं कर पाए। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक कर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब विधान परिषद चुनाव में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। विधानसभा चुनाव 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सत्ता पर काबिज होने वाली भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद के चुनाव में भी जीत का परचम लहराया है। बीजेपी ने 36 में से 33 सीटों पर कब्जा जमाया है। 40 साल में पहली बार है जब किसी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत होगा। इसके पहले 1982 में कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत था। स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद की 36 सीटों के चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त जीत दर्ज की है। बीजेपी के खाते में 36 में से 33 सीटें आई हैं। इसके साथ ही बीजेपी को विधान परिषद में पूर्ण बहुमत मिल गया है। 9 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत हासिल की। जिन 27 सीटों पर मतदान हुआ उनमें से 24 पर बीजेपी को जीत मिली। 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीत गए। विधान परिषद में बहुमत का आंकड़ा 51 का है। अब बीजेपी के 67 एमएलसी हो चुके हैं, यानी बहुमत के आंकड़े से भी 16 ज्यादा। वहीं समाजवादी पार्टी के 17, बीएसपी के 4, कांग्रेस का 1 और अपना दल सोनेलाल के 1 सदस्य हैं। इसके अलावा 2 शिक्षक एमएलसी, 5 निर्दलीय और 1 निषाद पार्टी के सदस्य भी हैं। 2 सीटें खाली हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है, उसी प्रकार विधान परिषद में भी हमको बहुमत उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया और प्रचंड जीत हमको मिली है। 36 में से 33 सीट हम जीते हैं। आने वाले समय में जो प्रदेश के विकास के लिए, गांव गरीब किसान मजदूर के विकास के लिए कई ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो विधान परिषद में बहुमत न होने के कारण नहीं पास हो सकते थे। वो आने वाले समय में आसानी से पास होंगे और प्रभावी तरीके से हम उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, गांव गरीब किसान मजदूर के विकास के लिए काम करेंगे। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का तो सफाया हो गया। बीजेपी के अलावा 2 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते, जबकि 1 सीट पर राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक समर्थित उम्मीदवार को जीत मिली है। 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने आजमगढ़, वाराणसी और प्रतापगढ़ सीट पर कब्जा जमाया है। माफिया और एमएलसी ब्रिजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वाराणसी, चंदौली, भदोई सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही, जबकि बीजेपी प्रत्याशी सुदामा पटेल अपनी जमानत भी नहीं बचा सके। वाराणसी एमएलसी सीट पर अन्नपूर्णा सिंह को 4234 वोट मिले तो सपा उम्मीदवार उमेश यादव को 345 और बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर सुदामा पटेल को 170 वोट मिले और उनकी जमानत जब्त हो गई। दरअसल पिछले 2 दशक से वाराणसी एमएलसी सीट पर ब्रिजेश सिंह के परिवार का कब्जा है। पिछली बार 2016 के एमएलसी चुनाव में निर्दलीय ब्रिजेश सिंह खुद मैदान में थे, जिन्हें बीजेपी ने वॉकओवर देते हुए अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। बीजेपी ने इस बार सत्ता में होने के चलते सुदामा पटेल पर दांव लगाया, लेकिन वाराणसी की जेल में बंद ब्रिजेश सिंह ने अपनी पत्नी को निर्दलीय उतारकर बीजेपी को मात दे दी। वहीं प्रतापगढ़ की स्थानीय निकाय विधान परिषद की सीट पर बीजेपी को करारी मात खानी पड़ी।
बीजेपी से पूर्व विधायक हरि प्रताप सिंह को राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल भैया ने मत दी। अक्षय प्रताप बाहुबली नेता और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का रिश्तेदार है। राजा भैया ने इस सीट पर अक्षय प्रताप को जिताने में पूरी ताकत झोंक रखी थी। राजा भैया के समर्थन में अक्षय प्रताप सिंह प्रतापगढ़ सीट से लगातार 5 बार से एमएलसी बनते आ रहे हैं। इस बार 6ठी बार चुने गए हैं। सूबे में योगी सरकार के आने के बाद तमाम बाहुबली नेताओं पर नकेल कसी गई, लेकिन राजा भैया के सियासी वर्चस्व को बीजेपी प्रतापगढ़ में तोड़ नहीं पाई। जबकि आजमगढ़ मऊ से निर्दलीय प्रत्याशी विक्रांत सिंह रेशु ने जीत हासिल की। निर्दलीय विक्रांत सिंह रेशु 3180 वोटों से जीते हैं। विक्रांत सिंह ने बीजेपी के अरुणकांत यादव को हराया है। ब्यूरो रिपोर्ट। आइए सुनते हैं विधान परिषद चुनावों में कुछ विजयी प्रत्याशियों का क्या कुछ कहना है। ये सब जनता का आशीर्वाद और प्यार है और आप लोग के माध्यम से मैं दोनों जनपद के सम्मानित जनप्रतिनिधि, सम्मानित जनता और बुजुर्ग नौजवान साथियों सभी का मैं तहे दिल से आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं, जो उन लोग के आशीर्वाद की वजह से ये ऐतिहासिक जीत प्राप्त हुई। जो लोग मुंगेरी लाल के सपने देख रहे थे, आज उनका सपना टूट गया। और कभी कभी अंधों के हाथ बटेर लग जाती है, मुझे लग रहा है ये कहावत उन पे ज़्यादा सूट करेगी। देखिए, ऐतिहासिक मुझे लग रहा है कि 4-5 बार से तो मेरा परिवार ही रहा है और उससे पहले का भी भारतीय जनता पार्टी के ही स्वर्गीय तिवारी, सत्यनारायण तिवारी जी ही जीते थे। कैलाश जी भी भारतीय जनता पार्टी से ही 2 बार जीते थे। मुझे लग रहा है सबसे बड़ा आशीर्वाद इस बार सबसे बड़े मार्जिन के साथ गाजीपुर के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने आशीर्वाद दिया है। इस जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के समस्त सम्मानित और समर्पित कार्यकर्ताओं को है और मैं उनको धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 4400 कुछ वोटों का अंतर रहा। कोई भी चुनाव हो तो संघर्ष तो रहता है, लेकिन जो भी हमारे मतदाता थे, चुनाव हमारे मतदाता लड़ रहे थे और इसलिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। बराबर लगातार हम लोग लड़ते रहे। मायावती सरकार में भी चुनाव लड़े। मायावती का जो स्नेह था, उन्होंने 38 प्रधानों पर हमारे गैंगस्टर लगवाया था, तमाम चीजें, ऐसी कोई बात नहीं। जब मतदाता अपना चुनाव समझ के लड़ता है तो स्थितियां तो सीएम योगी आदित्यनाथ का जलवा किस कदर कायम है, ये विधान परिषद के चुनाव के नतीजे साफ तौर पर बताते हैं। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अश्विनी शाही जी इस वक्त हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। बहुत स्वागत है अश्विनी जी आपका। साथ ही प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर जी हमारे साथ हैं, सपा के नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। अश्विनी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने एक बार फिर से आपकी पार्टी ने जीत का डंका बजा दिया एमएलसी चुनावों में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि आखिर क्या वजह रही इतनी बड़ी जीत आप लोगों ने कहीं ना कहीं हासिल की है। अगर 27 में से 24 सीटें आपके खाते में जाती है, 9 पे तो आप निर्विरोध जीत ही गए थे, लेकिन ऐसे में ये जीत का श्रेय किसे जाता है सर? नेहा जी, आपको और भुवन जी को भी यहाँ मौजूद हैं, चूंकि उनको भी बधाई और हमारे तरफ से शुभकामनाएं। चुनाव लड़े वो लोग हम लोगों के साथ प्रमुख विपक्षी दल हैं। आपके सवाल का जवाब ये 24 लोगों की बात है। देखिए, आज से इसकी नींव जो है 2014 में रखी गई थी। 2014 के बाद 2017, 2019, 2022 हम हर चुनाव दर चुनाव हम बेहतर प्रदर्शन करते हुए चले जा रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के और अब माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में। हर चुनाव में देखिए आप, हमको एक बेहतर और बृहद सफलता मिलती जा रही है। ये इसका पूरा श्रेय उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता को है और देश की सम्मानित जनता को, जो लोकसभा चुनाव में हमारे साथ खड़ी रही। उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो जब से 2017 के बाद से एक बेहतर शासन, बेहतर व्यवस्थाएं, बेहतर नीतियां लेकर भारतीय जनता पार्टी आई है। 5 साल में जनता ने देखा कि यही वो दल है जो हमारे दुख दर्द में खड़ा रह सकता है, हमारे साथ हमको सुशासन दे सकता है, हमको सुरक्षा दे सकता है। तो और इनकी नीतियों में हमारी आस्था होनी चाहिए। तो जनता ने उसके बाद देखिए 19 में किसको नकारा, 22 में देखिए क्या स्थिति थी। एकदम से समाजवादी पार्टी को इस तरीके से समाजवादी पार्टी न्योरा बना लिया था। नेगेटिव पॉलिटिक्स का एक जीत का श्रेय किसे जाता है सर? जी, जीत का श्रेय किसे जाता है? जीत का श्रेय आज जो है सम्मानित जनता को जाता है। यहाँ पर
जो जनता ने, जनप्रतिनिधियों ने जिसने वोट दिया है, ये सब भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं की जीत है। ये जीत का श्रेय उनका सेहरा उन्हीं के नाम पर है, उत्तर प्रदेश की जनता और कार्यकर्ताओं के नाम पर है। जी जोशी साहब, ये कितना बड़ा झटका समाजवादी पार्टी के लिए है सर, और क्या सोचा था कि खाता भी नहीं खुल पाएगा? देखिए, मुझे लगता है आज जो सबसे बड़ा झटका लगा है वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को लगा है और योगी जी को लगा है। मैं बहुत गंभीरता से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आज जो भारत की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी, और उसके सबसे बड़े नेता जो कि ये कहते हैं कि ये इस देश के नहीं बल्कि विश्व के नेता है, वैश्विक लीडर है, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं, आज उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी तीसरे स्थान पर चली गई है। और आज उनके जो कैंडिडेट थे वो आज एक चैनल में मेरे साथ थे, वो ये कह रहे थे मेरे चैनल को प्रभावित कर दिया है ब्रजेश सिंह ने, जो कि माफिया है जेल में, और जेल में रहकर मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। मैं कहना चाहता हूँ आप सवाल पे आइए सर, क्या सोचा था कि खाता भी नहीं खुल पाएगा? मैं उसी विषय पर मेरा कंप्लीट करने, नया जी कंप्लीट करने, देश का मसला है। मैं कहना चाहता हूँ बहुत गंभीरता से आपके चैनल के माध्यम से कि योगी जी बताए उनका बुलडोजर ब्रजेश सिंह पर कब चलेगा। हम जानना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश की महान जनता जानती है कि ब्रजेश सिंह पर बुलडोजर कैसा चलेगा। अगर ये आरोप समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता लगा रहा होता तो मुझे दिक्कत होती है। आप सर एक बार फिर से मैं आपको सवाल पे ले आती हूँ, क्या आपने सोचा था कि खाता भी नहीं खुल पाएगा, शून्य पे अटक जाएंगे आप? क्योंकि देखिए सर, आधे घंटे का कार्यक्रम है, मेरे पास पूरी रामकथा सुनने के लिए वक्त तो नहीं है ना, हमारी जनता के पास भी नहीं है। मुद्दे पे आइए सर, मुद्दे पे आइए। नेहा जी आपके मुद्दे पे आ गया, लेकिन प्रश्न चिन्ह इनके पर भी है, वो भी सुना दिया। नहीं, वो मेरा काम है सर प्रश्न पूछने का, मैं पूछ लूंगी, आप उससे बेफिक्र रहिए, आप मुद्दे पे आइए। नेहा जी अब मैं आपके मुद्दे पे आना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी ने जो चुनाव ये लड़ा है, ये हमने भारतीय जनता पार्टी से ही चुनाव नहीं लड़ा है, ये चुनाव लड़ा है हमने स्वपोषित इनके गुंडों से, शासन प्रशासन से। हमारे कैंडिडेटों के पर्चे फाड़ दिए गए, मैं नाम लेके कोट करूंगा। हमारे प्रत्याशी थे राकेश यादव एमएलसी, उनको पर्चा नहीं भरने दिया, उनको अपनी जान बचाने के लिए पुलिस की शरण में जाना पड़ा। हमारे कैंडिडेट थे उदयवीर सिंह जी एमएलसी, उनको पर्चा दाखिल नहीं करने दिया, उनको पुलिस के शरण में अपनी जान बचानी पड़ी। अब ये किस तरह का लोकतंत्र बनाना चाहते हैं, ये किस तरह का उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को सोचने की बारी है। और रही बात जो आज देखिए, मैं बनारस के उदाहरण से कहूँ, जब गुंडों से बड़ा गुंडों का सरदार आ गया तो गुंडों का सरदार जीत गया बनारस। ठीक है। अश्विनी जी, वाराणसी का जिक्र कर रहे हैं जोशी साहब बार बार कि वाराणसी के सांसद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहीं से चुनाव हार जाते हैं एमएलसी के नेता आपकी भारतीय जनता पार्टी के। ये कितनी बड़ी फजीहत है? कोई फजीहत, देखिए ये चुनाव है, लोकतंत्र है, वहाँ की जनता ने हमारे जो प्रत्याशी को, जनता इसमें कहाँ वोट करती है सर? जनता ने, जनप्रतिनिधियों की बात मैं कर रहा हूँ, जनता की बात छोड़िए। वहाँ के हमारे कैंडिडेट को नहीं समझा होगा कि भाई इनको ये जिताने लायक है। हम पार्टी ने समझा कि वो जाएं वहाँ पर, उनके बीच में जाएं। तो ये तो लोकतंत्र, ये संगठन की कमजोरी को नहीं बताता, तो लगी रहती है। ये संगठन की कमजोरी को नहीं बताता सर? नहीं, कोई कमजोरी नहीं है। ये हम आज जो है 33 सीट के जीत का जश्न मनाएंगे, 3 सीट का हार का क्यों जश्न मनाएं? हम तो 33 सीट की जीत का जश्न मना रही है। तो समाजवादी पार्टी की स्थिति देखिए, आपने सवाल क्या पूछा और भुवन भाई हमारे ऊपर लगे आरोप लगाने। आज ये है कि हमारा अगर 2 मंजिल का घर है तो हम सोचेंगे कि अगले के 3 मंजिल के घर को गिराकर जमीन पूछ रहे हैं अपने से बुलडोजर कब चल रहा है ब्रजेश सिंह के घर पर? बुलडोजर कब चल रहा है सर? ब्रजेश सिंह जेल में हैं, अगर आवश्यकता पड़ेगी कि उनके ऊपर बुलडोजर चले तो जरूर चलेगा। कोई भी न जात धर्म पंथ का कोई वो नहीं है। बुलडोजर अगर जहां चलना होगा वो जरूर चलेगा। अपराधी कोई भी होगा उत्तर प्रदेश में नहीं बचेगा और हर अपराधी के साथ एक सा सलूक किया जाएगा। इन लोगों की तरह नहीं कि जो ये कह रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी को मारा गया, क्योंकि इनके गुंडे तो बाजार में हैं, कट्टे से फायर कर रहे हैं खुलेआम। अखिलेश यादव कहते हैं कि बहुत अपराध चरम सीमा पर है और उन्हीं का जिला सचिव रिवाल्वर चलाते हुए पकड़ा जाता है भीड़ में। तो ये गुंडे तो इन्होंने पाल रखे हैं। तो फिर नहीं, आप ठीक है, आप वाराणसी का उदाहरण दे रहे थे सर। अगर हम आजमगढ़ की बात करें तो वहां का भी उदाहरण दीजिए ना।
वहां पे तो सारे के सारे प्रत्याशी विधानसभा चुनावों में आपने जीत लिए, लेकिन जब एमएलसी की बात आई तो वहां आपके हाथ खाली क्यों? वहां पे क्या आजम खान का डंका जो बजता था नहीं बजा क्या? नेहा जी, बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, हमारे जो चैनल में हमारा जो मुकाबला था वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं था। हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी प्लस गुंडे प्लस शासन प्रशासन जो मूक दर्शक बन के रहा उनसे था। हमारे कैंडिडेटों को प्रचार तक नहीं करने दिया, उनसे ऐसे बिहेव करा गया शासन प्रशासन द्वारा। जैसे तो फिर वही बात करते हैं, क्या ऐसा बिहेव किया गया? आपने क्या किया उसके खिलाफ सर, ये बताइए ना। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी अपनी बातों को उठा सकते हैं, आपने कहाँ उठाया? सर बार बार इस बात को कहे जा रहे हैं आप कि जी प्रचार नहीं करने दिया, पर्चा नहीं दाखिल करने दिया, क्या किया फिर आपने उसके विरुद्ध? अब जब चुनाव हार गए हैं तो पूरा ठीक रहा, आप भारतीय जनता पार्टी के सर फोड़ रहे हैं। नेहा जी, बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, हमारी पार्टी ने लिखित शिकायत इसकी चुनाव आयोग से करी है और इसके वीडियो और ऑडियो आपके पास है, आपके चैनल के पास नहीं होंगे तो अन्य चैनलों में है, सोशल साइट पे है। जो हमारे कैंडिडेट थे राकेश यादव जी, माननीय राकेश यादव जी एमएलसी हमारे थे पूर्व, और माननीय हमारे उदयवीर सिंह जी थे, इनको अपनी जान बचानी पड़ी, पर्चा का छीन लिया गया गुंडों द्वारा। ये पूरे देश ने देखा है, प्रदेश ने देखा है, और कई कैंडिडेटों की हमारी शिकायत आई कि उनको प्रचार प्रसार नहीं करने दिया जा रहा, इस तरह का बिहेव करा है। और ये चुनाव तो प्रभावित होते हैं, इसमें सच्चाई भी है, ये चुनाव सरकार द्वारा प्रभावित होते हैं, ऐसा सभी लोग आज चैनल में जिससे मैं बैठता हुआ नहीं सर, चुनाव द्वारा प्रभावित होते हैं या सरकार द्वारा प्रभावित होते हैं, ये आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन 2004 में जब आपकी सरकार थी सर, तब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, तब 36 में से मैं 24 सीटें आप अपने कब्जे में कर पाए थे, तब सरकार से प्रभावित नहीं थे चुनाव। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने नहीं कहा है, मैं आज विभिन्न चैनलों में था, वहां पर जितने राजनीतिक विश्लेषक आए ये उनका आकलन था कि इस तरह के जो चुनाव है सत्ता पक्ष द्वारा प्रभावित। आकलन पे मत जाइए ना सर, आप अपना बताइए ना, आप आकलनों पे चले जाते हैं, ये बड़ी समस्या है। लेकिन अश्विनी जी, क्योंकि अगर हम देखें तो ये 40 साल बाद ये एक ऐतिहासिक मौका है, 40 साल बाद आप पूर्ण बहुमत से अब एमएलसी आपके पास है, यानी कि निगम विधान परिषद में भी आपकी अब पूर्ण बहुमत वहां पर देखने के लिए मिली है। 40 साल बाद ऐसा मौका आया है, ये वाकई आपको लगता है कि एक बहुत बड़ी जीत है, या फिर जिस बात का जिक्र अभी जोशी साहब कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिसकी सरकार होती है उसके फेवर में जाता है ये तो चुनाव? नेहा जी देखिए, ये देखने वाली बात है। मैंने पहले भी कहा कि 2014 के बाद उत्तर प्रदेश की जनता ने यहाँ एकदम से ट्रेंड बदला है और उसका झुकाव भारतीय जनता पार्टी के तरफ हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में हुआ है। 40 साल बाद ये देखने को मिला है और अगले 40 साल तक देखने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में रहेगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इन लोगों ने जो जितने दिन इनको बीच में सरकार चलाने को मिला, पूरा गुंडागर्दी और अपराध से त्रस्त हो गया, इस भ्रष्टाचार से त्रस्त हो गया। आज प्रदेश के लोगों को थोड़ा निजात मिलना शुरू हुआ है कर्मी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। तो उत्तर प्रदेश अब धीरे धीरे समाजवादी पार्टी का खत्म होना, विलुप्त होना शुरू हो गया है। अब आने वाले दिनों में आप देखिएगा, क्योंकि जब सत्ता से ज्यादा दूर लोग रहते हैं तो उनके कार्यकर्ता, उनके नेता टूटना शुरू होते हैं। अब टूटन शुरू होगी और हमको लगता है कि भुवन जी भी बहुत दिन तक नहीं रह पाएंगे इस दल में, वो कहीं ना कहीं अपना रास्ता ढूंढेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में गुजरात की तरह उत्तर प्रदेश को आप देखेंगी कि यहाँ की जनता ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी के साथ। ठीक है जोशी साहब, अखिलेश यादव अपने गढ़ में ही क्या अपने अपनों का विश्वास खो बैठे हैं क्या? इटावा में शिवपाल तो रामपुर में आजम खान ने ही उनके सारे गेम पर कहीं ना कहीं पानी फेर दिया, कहा जा सकता है कैसे? देखिए, मैं दोनों नेताओं के बारे में बताना चाहता हूं। आजम खान साहब का पूरा परिवार समाजवादी पार्टी का है। शिवपाल जी हमारे मजबूत अलायंस है गठबंधन के, और शिवपाल जी हमारे अलायंस के गठबंधन के साथ साथ हमारे चाचा भी है। और ये लोगों का काम है, इन लोगों का मैंने विभिन्न चैनलों में बताया है, किसी के परिवार में तो चाचा की नाराजगी तो जग जाहिर है, कहाँ आप चाचा की बात कर रहे हैं? चाचा भतीजे की जो नाराजगी है, ये नाराजगी केवल मीडिया कयास लगा रही है और हमारे विपक्षी लोगों के कयास है। पार्टी पूरी सब लोग हमारे नेता अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एकजुट है। और रही बात, हमारे साथी ने कहा था, अनिल भाई ने कहा था कि भारतीय भुवन जोशी जी ऐसा करेंगे करके, मैं इनको बताना चाहता हूँ, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी यादव जी के लिए तन समर्पित, मन समर्पित और ये सारा
जीवन समर्पित, हम इस भावना से काम करते हैं, समाजवादी लोग हैं। और हमारे नेता किस लिए काम करता है बताना चाहता हूँ इनको। हमारे नेता काम करना चाहते हैं, जो करते हैं 25 करोड़ जो जनता है उत्तर प्रदेश की, उसके लिए काम करते हैं। और समाजवादी किसके लिए काम करते हैं सर? जनता नहीं बता रही है, कार्यकर्ता आपके नहीं बता रहे हैं, जो आपके कार्यकर्ताओं के लिए काम करते हैं, आपके जो अपने हैं, जो आपके अपने हैं, वो विश्वास नहीं कर रहे। अब इन चुनावों से चलिए, अगर हम विधानसभा के चुनावों की बात करें तो चलिए वहां पर जनता चुनती है तो ठीक है, ये कहा जाता है कि चलो जनता ने चुना है तो जनता में एक अच्छी छाप नहीं छोड़ पाया अखिलेश यादव। लेकिन सर यहाँ पर अपनों का ही विश्वास कहीं ना कहीं वो हासिल नहीं कर पाए। ये तो एक के बाद एक दूसरी बड़ी हार हो गई सर, और ये भी शून्य पे ही, खाता नहीं खोला आप लोगों ने। मैं निश्चित तौर पे आपसे कहना चाहता हूँ, हम तो किन किन शक्तियों से लड़ रहे थे, बार बार बताने से कोई फायदा नहीं है। इनके पोस्टर बॉय का हाल आज इनके बनारस से सारा खोल दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी के 2 पोस्टर बॉय हैं, तो अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके संसदीय क्षेत्र में पार्टी तीसरे नंबर पे चली गई। और ये जो बुलडोजर बाबा कहते हैं अपने आप को, इनका बुलडोजर चल नहीं पाया। इनका कैंडिडेट मेरे साथ चैनल में जाके कहता है कि माफिया ने मेरे को चुनाव हरा दिया। और किस तरह की बातें दोगली ये करना चाहते हैं, और ये कह रहे विकास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। ये परीक्षाएं लीक हो रही है, बच्चे अपने अवसाद में जाकर अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। ये किस तरह का भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को बनाना चाहती है? आपके चैनल के माध्यम से ठीक है अश्विनी शाही जी, आप लोग के ऊपर लगातार इस तरह के आरोप लग रहे हैं। देखिए पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी, वो भी ये कहती हैं कि देखिए बीजेपी जो है वो गुंडागर्दी करती है, इनके कार्यकर्ता। अभी ये जो जोशी साहब है ये भी ये कह रहे हैं कि देखिए पर्चा दाखिल नहीं करने दिया, शांतिपूर्ण चुनाव प्रचार नहीं करने देती हैं। कि इसी तरह से विपक्ष को खत्म किया जाएगा क्या सर? देखिए जीत का कोई बहाना नहीं होता और हारने के 100 बहाने होते हैं नेहा जी। ममता बनर्जी की क्या बात करेंगे? ममता बनर्जी जी जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री है, जिस प्रदेश की गृह मंत्री है, वो ये कह रही है कि 14 साल की लड़की जो है पहले प्यार में पड़ती है, गर्भवती होती है, उसके बाद पता नहीं क्या है, उसकी हत्या हुई है, क्या हुआ है। ये बयान कितना संवेदनहीन बयान देती है, उनके बारे में बात करना भी उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश की मैं बात करना चाहता हूँ। ये लोग हमेशा रोना रोते थे ईवीएम का, आज ईवीएम नहीं थी, आज ये बैलेट था। और जोशी साहब बैलेट में भी आप लोग हार गए हैं, और वोट देखिए कितना भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और आप लोग हमेशा रोने की बात मत किया कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी यह गुंडाई करती है, वो गुंडाई। ये तो पूरा विश्व जानता है, देश नहीं विश्व, कि समाजवादी पार्टी से बड़ी गुंडा पार्टी कोई नहीं है। आज समाजवादी पार्टी ये कह रही थी ना कि नगर निगम, नगर पंचायत, जिला पंचायत में मैंने हमारे इतने प्रत्याशी जीते, क्यों नहीं? आजमगढ़ में आपने जिता लिया अपने प्रत्याशी को, आप जिता लिए होते। चलिए आप जीत रहे ना सर, अध्यक्ष जितने लोग, अब इससे क्या फायदा मिलेगा उत्तर प्रदेश की जनता को, ये बताइए। उत्तर प्रदेश की जनता को सुशासन मिलेगा, यहाँ पर जो है स्वच्छ सुरक्षा मिलेगी, बेहतर विकास मिलेगा। यही सब देने के लिए कर्मयोगी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जनता ने और जनप्रतिनिधियों ने अपना आस्था और विश्वास प्रकट किया है। और आने वाले दिनों देखिएगा, दिनों दिन उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की तरफ अग्रसर होता जाएगा और देश की इकोनॉमी में जोशी जी को हंसी आ रही है, पूछ लेते हैं, बताइए जल्दी से बताइए जोशी जी। 1 नंबर जाने की कोशिश में है। जल्दी से देखिए निश्चित तौर पर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी 2 का आगाज हुआ है, तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा आने वाले टाइम में और परीक्षाएं लीक होंगी और छात्र इस बार तो छात्र। अरे भाई आपके समय में भी 40 बार परीक्षाएं लीक हुई थी, उसको भी याद करिएगा। 40 बार पेपर लीक हुए थे। आसमनी जी, जोशी साहब क्या एक ही बात हैं? जोशी जी कह रहे हैं चुनाव तो निष्पक्ष लड़ने नहीं देते, डिबेट में बोलने भी नहीं देते आप लोग। हाँ आसमनी जी, आपके साथ बहुत लगातार डिबेट होता है, कभी नहीं बोला हूँ, बीच में आज तक का रिकॉर्ड है, व्यक्तिगत कह रहा हूँ मैं आपसे बात, ठीक है। और मैं कहना चाहता हूँ अब एक दौर ऐसा आएगा कि छात्र छात्राएं लगातार आत्महत्या करेंगे, उत्तर प्रदेश माननीय योगी जी बनाएंगे। देखिए उकसा रहे हैं अभी भी, ये तो आरोप लगता है जोशी साहब, उकसाने का आरोप लग जाएगा आपके ऊपर, ऐसा मत कीजिए। आप जब इस तरह करेंगे तो परीक्षा। चलिए सर, बस वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए इसी के साथ पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।